नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन विद मुनीत सर में। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कल हमने डिस्कस किया था खगोल की एस्ट्रोनॉमी के बारे में। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे सौरमंडल के बारे में, और जो एस्ट्रोनॉमी तारे का कुछ पार्ट था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्लैक होल। कृष्ण छिद्र किसे कहते हैं, ब्लैक होल क्या होता है या कृष्ण छिद्र किसे कहते हैं। तो इसके जो ब्लैक होल है इसको डिस्कवर किया था जॉन व्हीलर ने। इसकी जो है बात की थी सर्वप्रथम। जो जॉन व्हीलर है उन्होंने इसके बारे में बताया था। अब देखिए ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है। जो तारा होता है, तारे आपने देखा होगा, तारे की जो तारे की ऊर्जा है, जैसे ये तारा है, तारे की जो ऊर्जा है वो समाप्त हो जाती है। यानी कि तारा जो है वो, आपको पता है कि तारा जो है ऊर्जा को जो है कंटिन्यू ऊर्जा है, तारे की ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो वो कैसा हो जाता है, शीतल हो जाता है। शीतल हो जाता है। शीतल होने के बाद वो क्या बन जाता है, एक गोला बन जाता है। और जो गोला है वो ठंडा होकर, गोला ठंडा होकर क्या बन जाता है, श्वेत छोटा पिंड। क्या बन जाता है, श्वेत छोटा पिंड। और ये श्वेत छोटा पिंड यानी कि यही जो पिंड है, ये पिंड जब सूर्य के प्रकाश को, ये सूर्य है यहाँ पर, जब सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित, यानी कि ये जो श्वेत छोटा पिंड है जब सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है तो ये उस समय क्या हो जाता है, ब्लैक होल। इसी को हम कहते हैं कृष्ण छिद्र ब्लैक होल, जो नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता या देखा नहीं जा सकता है। ठीक है, इसी को हम ब्लैक होल कहते हैं। दूसरा है पुच्छल तारा या फिर धूमकेतु। पुच्छल तारा या फिर धूमकेतु, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉमेट्स। ठीक है, ये क्या होता है कि जो आकाशीय धूल, बर्फ व गैसों के पिंड होते हैं, कौन, पुच्छल तारा। मीन्स ये है कि जो कॉमेट्स होते हैं वो कलेक्शन होता है किसका, आकाशीय धूल, बर्फ व गैसों के पिंडों का कलेक्शन होता है किसमें, पुच्छल तारे में। अब पुच्छल तारे को पुच्छल तारा क्यों कहते हैं, एक्चुअल में पुच्छल तारे की पूंछ नहीं होती है इसमें, लेकिन पुच्छल तारा क्यों कहा जाता है, जब ये तारा इस सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो इस सूर्य के तापमान के कारण, किसके कारण, सूर्य के तापमान के कारण इस तारे की जो आउटर लेयर होती है, यानी कि जो आउटर लेयर है वो गैसों में परिवर्तित हो जाती है। किसमें, गैस में। और गैस में परिवर्तित होने के बाद वो ऐसे एक पूंछ जैसी दिखने लगती है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, पुच्छल तारा। इसलिए हम इसको पुच्छल तारा कह देते हैं। ठीक है, ये पुच्छल तारा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं तारामंडल या कॉन्स्टेलेशन क्या होता है। तो तारामंडल जो है निश्चित क्षेत्र में स्थित तारों का समूह, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया, सपोज दैट ये एक पर्टिकुलर एरिया, यहाँ पर जो तारों का समूह होगा, यहाँ पर जो तारों का समूह होगा उसको हम क्या कह सकते हैं, तारामंडल। उसको हम तारामंडल कहते हैं। ये निश्चित क्षेत्र में स्थित होता है। किसमें होता है, निश्चित क्षेत्र में। अच्छा, नेक्स्ट है ध्रुव तारा किसे कहते हैं। ये भी बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो ध्रुव तारा जो है ये सदैव उत्तरी दिशा में स्थित होता है, या कह सकते हैं कि उत्तरी दिशा ज्ञात करने वाला जो तारा होता है उसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमने टॉपिक है हमारा वो है सौरमंडल, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए डिस्कस करते हैं सौरमंडल के बारे में। तो देखिए, जो सौरमंडल है, सबसे पहले हमें समझना है कि एक्चुअली सौरमंडल किसे कहते हैं, सौरमंडल क्या है। तो सौरमंडल में क्या है कि 8 ग्रह, 172 उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सारे कुछ जो है किस में आते हैं, सौरमंडल में। यानी कि जितने भी उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, उपग्रह, ये सारे के सारे मिलाकर क्या होता है, सौरमंडल बनता है। और जो सौरमंडल है इनका जो बिग बॉस है, यानी कि जो इनका मेन पॉइंट है वो है सूर्य। किसको काउंट करते हैं, सूर्य को। जैसे जिस प्रकार एक फैमिली में मुखिया होता है, मुखिया का बहुत ज्यादा महत्व होता है, तो उसी प्रकार इस सौरमंडल में जो सूर्य है, इस सूर्य का बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, सूर्य का बहुत ज्यादा महत्व है किसमें, सौरमंडल में।
से एक परिवार में जो है मुखिया होते हैं, मुखिया का जो है महत्व होता है और मुखिया से ही वो परिवार चल रहा होता है। तो उसी प्रकार से जो सौर मंडल में सूर्य का बहुत ज़्यादा उपयोग है। यहाँ पर जो है सूर्य है, इस टाइप से सौर मंडल का एक जो है मैप है। सूर्य इसके पास में, सबसे पास में है इसके बुध। इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, अभी एक सिंपल सा समझना है सौर मंडल के बारे में। तो सूर्य के सबसे निकट क्या है? बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, फिर उसके बाद मंगल, फिर उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, इस बीच ये कुछ जो है प्लूटो, शेरोन और जेना या एरिस इसमें आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके बारे में हम सब डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्यों हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, प्लूटो क्या है, शेरोन क्या है, ठीक है, किस प्रकार से, और बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनके बारे में हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ एक जो है जनरल आइडिया लिया है कि इस प्रकार से सौरमंडल का स्ट्रक्चर है और ये सब मूवमेंट करते हैं अराउंड द सन के अराउंड मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो देखिए अब इसमें क्या होता है, क्वेश्चन आता है आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? तो ये जो है ये सूर्य से दूरी के आधार पर, यानी कि सूर्य से दूरी के आधार पर आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, तो बुध, शुक्र और पृथ्वी, इन तीनों बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन चारों को मिलाकर हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। और जो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको मिलाकर हम बाह्य ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह हो गया। चलिए नेक्स्ट है टॉपिक इसमें, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पहले सूर्य के बारे में, फिर इनके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अभी एक टॉपिक है राशियां। आपने देखा होगा हर किसी को अपनी राशि जो है बहुत ज्यादा उससे लगाव होता है और राशियों के आधार पर बहुत सारी चीजें भी अप डाउन होती रहती है। तो देखते हैं राशियां का निर्धारण कैसे होता है। तो देखिए ये है सूर्य, और सूर्य के अराउंड जो है मूवमेंट कौन कर रहा है? पृथ्वी मूवमेंट कर रही है। किसके अराउंड? सूर्य। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो है मूवमेंट कर रही है और यहीं पर जो है तारों के समूह होते हैं। जैसे एक तारों का समूह ये है, ये तारों का एक समूह है, और मान लीजिए एक तारों का समूह यहाँ पर है। ठीक है, तो एक्चुअली जब पृथ्वी मूवमेंट करती हुई यहाँ तक पहुँचती है, तो मान लीजिए पृथ्वी जैसी इस तारों के समूह में जाएगी, तो इस तारों के समूह की आकृति के आधार पर, इस तारों के समूह के आकृति के आधार पर राशियों का निर्धारण होता है। किसका निर्धारण होता है? राशियों का। तो मान लीजिए कि ये जो तारों का समूह है, इसका जो आकार है या इसकी जो आकृति है वो मत्स्य आकृति है। कैसी आकृति है? मत्स्य आकृति है, और मत्स्य आकृति का मीन्स मीन। तो ये कैसी जो है राशि को शो कर रहा होगा? ये मीन राशि को शो कर रहा होगा। किसको? मीन। तो मान लीजिए इसका जो है ये वाला जो तारों का समूह है, ये जो है सिंह, जो है इसका जो स्ट्रक्चर होगा, आकृति होगी, वो सिंह टाइप की होगी, तो इसलिए ये किसको करेगा? सिंह राशि को। तो इस प्रकार से कुल कितनी राशियां होती है? 12 राशियां होती है, और इन राशियों का जो है नेमिंग हो जाता है, नामकरण होता है कि राशि कौन सी राशि किस प्रकार की है, ये इनका नामकरण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अभी सौरमंडल और राशियों को कवर किया है। जो नेक्स्ट सूर्य के बारे में, तो मैंने कहा था कि जिस प्रकार से एक परिवार में एक मुखिया का महत्व होता है या बिग बॉस जो है, तो इस सौरमंडल का जो बिग बॉस है वो क्या है? वो है सूर्य। तो हम सूर्य के बारे में डिस्कस करते हैं, सूर्य की खूबियाँ, सूर्य क्या है, कैसे है, इसका जो है आगे की प्रोसेस है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट जो हमारी यूजफुल चीज़ें हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो सूर्य है, आपने देखा होगा कि अपार ऊर्जा, जो भी हमें ऊर्जा मिल रही है, ऊष्मा मिल रही है, वो कहाँ से मिल रही है? सूर्य से मिल रही है। तो जो सूर्य है उसमें ऊर्जा का जो विशेष, यानी कि ऊर्जा का जो माध्यम है वो क्या है? नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन। और इसकी जो खोज की थी वो हेस वेर्थ ने की थी। किसने की थी? हेस वेर्थ ने। इसका जो ऊर्जा का जो मुख्य जो है साधन है वो क्या है? नाभिकीय संलयन। यानी सूर्य में जो ऊर्जा का निर्माण होता है किससे होता है? नाभिकीय संलयन से होता है। और नाभिकीय संलयन क्या होता है? जब बहुत छोटे छोटे जो न्यूक्लियस होते हैं वो मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, कई छोटे छोटे जो नाभिक हैं वो मिलकर, आपस में मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण, छोटे छोटे जो कई नाभिक हैं वो आपस में मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, और प्लस जो है बहुत सारी ऊर्जा को रिमूव करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं।
तो देखिए नाभिकीय संलयन का उदाहरण भी दिया है। और हाँ, मेनली जो नाभिकीय संलयन इसमें हो रहा है, इसमें होता है किसका, जो हाइड्रोजन है, किसका होता है, हाइड्रोजन के कई जो नाभिक है, जैसे 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1, यानी कि हाइड्रोजन के 4 नाभिक आपस में मिलकर हीलियम के 2 नाभिक बना रहे हैं, किसके, हीलियम के, यानी कि हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, हीलियम में। ठीक है, ये नाभिकीय संलयन की प्रोसेस है, इसमें हाइड्रोजन कन्वर्ट किसमें हो रहा है, हीलियम में। तो ये हमने एग्जांपल भी देखा, 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1 इज इक्वल टू 2He4 प्लस ऊर्जा। तो इस प्रकार से जो सूर्य है उसमें नाभिकीय संलयन की प्रोसेस होती है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, सूर्य का जो घूमना है, परिक्रमण जो है वो क्या होता है, सूर्य जो है पूरब से पश्चिम की ओर मूवमेंट करता है। किससे करता है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है सूर्य। ठीक है, नेक्स्ट है, जो भाग दिखाई देता है वह क्या होता है, किरीट, प्रकाश मंडल कहते हैं। जो भाग हमें दिखाई देता है हमारी आंखों से सूर्य ग्रहण के टाइम पर, तो हम उसको बोलते हैं किरीट, और अंग्रेजी में बोलते हैं कोरोना। तो कोरोना आजकल बहुत ज्यादा चल ही रहा है, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि कोरोना से जो है सूर्य भी जो है बचा हुआ नहीं है, यानी सूर्य में भी कोरोना हो रखा है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण के जो समय है, सूर्य ग्रहण के जो समय है वो एक्सरे जो है किरणें निकलती है, और एक्सरे किरणें आपको पता है कि बहुत ज्यादा हानिकारक होती है, यानी कि सूर्य ग्रहण के सामने के समय एक्सरे किरणें निकलती है और ये बहुत ज्यादा हानिकारक होती है, और इनको हम सूर्य का मुकुट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, सूर्य का मुकुट कहा जाता है। अच्छा, दूसरा ये कि आपको ये भी पता है कि सूर्य गैसों का गोला है। क्या है, गैसों का गोला है सूर्य। तो इनमें कौन कौन सी गैसें हैं ये भी देख लेते हैं। यानी कि सूर्य जो है वो एक गैसीय गोला है, इसमें हाइड्रोजन है 71% और हीलियम है 26.5%, और जो अदर गैसेज हैं वो है 2.5%। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी तक प्रकाश जो है वो 8 मिनट 16.6 सेकंड में पहुंचता है। ठीक है, पृथ्वी तक जो सूर्य का प्रकाश है वो 8 मिनट 16.6 सेकंड में पहुंचता है। कहीं कहीं पर ये 8 मिनट 30 सेकंड भी दिया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जो ध्रुवीय भाग है उसका घूर्णन 35 दिनों में होता है, और जो मध्य भाग है उसका घूर्णन जो है 25 दिनों में होता है सूर्य का। नेक्स्ट है, दीप्तिमान सतह जो होती है वो प्रकाश मंडल कहलाती है। ठीक है, जो हमें जो प्रकाश जो हमें दिखाई दे जाता है, या कह सकते हैं एक तरह से जो दीप्तिमान सतह है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल। नेक्स्ट है सन स्पॉट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सौर कलंक या सन स्पॉट्स। तो ये क्या होते हैं, ये प्रभाव मंडल में ही होते हैं, और इनका टेम्परेचर जो है, जो सूर्य का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है उसकी कंपेरिजन में ये कम होते हैं। इसका टेम्परेचर होता है 1500 डिग्री सेल्सियस, यानी ये ठंडे होते हैं, और ठंडे होने की वजह से ये स्पॉट की तरह नजर आते हैं, जिनको हम कहते हैं सौर कलंक कहते हैं। इनकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्या क्या प्रॉब्लम होती है, व्यवधान होते हैं, जैसे मैग्नेटिक स्टॉर्म्स क्रिएट होते हैं, रेडियो तरंगे, संचार माध्यम, टीवी प्रसारण, इन सब में क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है। किसकी वजह से, सन स्पॉट्स की वजह से, सौर कलंक की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है, एक जो है कंबाइंड ऑपरेशन चल रहा है सूर्य के बारे में, उस ऑपरेशन का नाम है यूलिसिस, और इसमें जो है यूरोपियन और नासा जो संस्था है ये दोनों मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। इसका नेम है यूलिसिस। नेक्स्ट है, ये जो सूर्य की जो पूरी प्रोसेस होती है इसमें नाभिकीय संलयन के लिए, तो उसको हम कह सकते हैं एक तरह से परमाणु बम की तरह ये वर्कआउट करता है, परमाणु बम की तरह इसमें प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है, जो सूर्य का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 109 गुना, यानी कि बहुत बड़ा है, पृथ्वी के द्रव्यमान भी बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा ऊर्जा का भंडार भी है किसमें, सूर्य में। तो ये पृथ्वी के व्यास का 109 गुना है। नेक्स्ट कहते हैं कि एक ये कई बार पूछा जाता है, फ्राउनहोफर रेखाएं का जो है सौर मंडल से क्या संबंधित, तो ये सौर मंडल सूर्य से संबंधित है। सूर्य के मध्य भाग, केंद्रीय भाग में प्रोसेस होती है, उसी में फ्राउनहोफर रेखाओं को पढ़ते हैं। इसके साथ साथ हम ये देख सकते हैं कि जो सूर्य का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस तक इसका जो है तापमान होता है। ठीक है, और बहुत समय, यानी कि सूर्य में अभी बहुत समय तक जो है
कई अरबों वर्षों तक जो है ऊर्जा देने की क्षमता है। लेकिन कहा जाता है कि कुछ समय के बाद बहुत समय के बाद ऐसा हो सकता है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है वो समाप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से आज हमने जो है डिस्कस किया। और अगर जो आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।